अस्सलाम वालेकुम, मैं अमाद हसन एडवोकेट हूँ इमिग्रेशन कॉर्पोरेट से। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूएसए के लिए B1 B2 वीज़ा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस वीज़ा में इंटरव्यू की क्या अहमियत है, इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं और आमतौर पर किन वजूहात की बिना पर B1 B2 वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, और अगर किसी वजह से ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन हैं। सामीन, B1 B2 वीज़ा जो लोग अप्लाई करते हैं उनमें टूरिस्ट हो सकते हैं जो सैरो सियाहत के लिए यूएस जाना चाहते हैं, कुछ लोग वेकेशंस या हॉलीडेज़ को जो है स्पेंड करने के लिए यूएस जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मिलने के लिए यूएस जाना चाहते हैं, ये सब लोग। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट रिक्रिएशनल कोई स्टडी कोर्स जो वहाँ पे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल केयर या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, इसके अलावा जो लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जाना चाहते हैं या कोई कॉन्टैक्ट नेगोशिएट करने के लिए या किसी बिजनेस एसोसिएट को मिलने के लिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना चाह रहे हैं, खा वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो या साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हो। इसके अलावा कुछ लोग कोई वेडिंग इवेंट अटेंड करने जाना चाह रहे हैं, तो आमतौर पर ये कुछ जो है वो लोग हैं जो कि B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेस के हवाले से गाइड कर दूं कि इसमें आमतौर पे इसका जो प्रोसेस है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेते हैं एम्बेसी में। अब एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के बाद आपका इंटरव्यू होता है और आप उसके बाद आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट होता है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले इसका एप्लीकेशन प्रोसेस ब्रीफ बताऊँ कि इसमें DS 160 फॉर्म है जो कि इसका रेलेवेंट फॉर्म है जो कि आप इसका फिलअप करते हैं और उसमें आप अपनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं यूएस वीज़ा B1 B2 के लिए उसको अप्लाई करने के लिए। इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, इसमें आपकी जो है वो फैमिली इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, आपकी इनकम और बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट की डिटेल पूछी जाती है। इसमें आप अगर कोई प्रीवियसली पहले आपने विजिट किया है जिन कंट्रीज़ में उसकी डिटेल्स में पूछी जाती है। अगर आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है यूएस का पहले तो उसकी डिटेल पूछी जाती है। कोई इमिग्रेशन पिटिशन अगर आपके बिहाफ पे की गई है तो उसकी डिटेल आपने इसमें बतानी होती है, और इसके अलावा कुछ और डिटेल आपसे इसमें पूछी जाती है। समय जब ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है तो आप इसकी वीज़ा फ़ी जमा करवाते हैं, उसके बाद आप जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए डेट जो है वो सर्च करते हैं। आमतौर पे अगर वीज़ा मिल जाए यूएस B1 B2 तो ये 5 ईयर्स का वीज़ा ग्रांट किया जाता है, जिसमें आप नॉर्मली 180 डेज तक स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये स्टे कम भी हो सकता है। ये जब आप ये डिस्कशन होती है इमिग्रेशन ऑफिसर की कि जब आप विजिट करें यूएस तो वहाँ पे वो एक स्टैंप लगाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि आप कितनी देर यहाँ पे यूएस में स्टे कर सकते हैं। नॉर्मली इट इज़ 180 डेज बट इट कैन बी डिक्रीज्ड। इसकी $185 US डॉलर फ़ी है जो कि आपको पे करनी होती है, और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट सर्च करते हैं। सामीन, अपॉइंटमेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है यूएस का पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत लंबी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं आजकल। समटाइम एक साल बाद की अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं इस्लामाबाद से। कराची की अपॉइंटमेंट निस्बतन कम टाइम में मिल जाती हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल एक लंबा प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का। तो उसके लिए फिर ये है कि इसमें आपके पास 3 चांस होते हैं। एक आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद आप 2 आपके पास चांसेस और होते हैं जिसमें आप अपनी अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल कर सकते हैं। अगर सपोज आपको 1 साल की अपॉइंटमेंट मिली है और आप जो है वो जल्दी जाना चाहते हैं तो आप उसको सर्च करते रहेंगे, तो समटाइम अगर किसी ने कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल की है तो आपके लिए स्लॉट निकल आई, या समटाइम ऐसा भी होता है कि यूएस एम्बेसी खुद से भी जो है वो स्लॉट्स जो है वो वहाँ पे दिखा देती हैं कि आप इनमें से कोई स्लॉट ले लें, तो आपको वो कोई अर्ली अपॉइंटमेंट का चांस बन सकता है। अपॉइंटमेंट के हवाले से इमरजेंसी अपॉइंटमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर किसी ने जो है वो कोई मेडिकल इमरजेंसी किसी को है, या किसी ने कोई फ्यूनरल अटेंड करना है, या किसी को कोई ऐसा बिजनेस लॉस होने का खदशा और वो उसको साबित कर दे कि वाकई मेरा लॉस हो जाएगा अगर मैंने ये मीटिंग ना की जाके, तो उस पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट डालें, जो कि यूएस एम्बेसी जो है वो कुछ वेरिफिकेशन के बाद समटाइम उसको अप्रूव कर देती है। उसको अप्रूव नहीं भी कर सकती, लेकिन मोस्टली वो उसको उसके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे अगर वो काफ़ी हो तो वो उसको अप्रूव कर देती है। तो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट का जो है वो ऑप्शन मौजूद है। समझ, बिकॉज इसमें एक लंबा अरसा की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आपको कम से कम 1 साल पहले अपना वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू कर लेना चाहिए।
अगर आपने एक साल बाद जाना है तो आपको अभी से उसका प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, ताकि आप उस प्रोसेस को जो है वो आप इनिशियली एप्लीकेशन कंप्लीट करके अपने अपॉइंटमेंट ले लें, ताकि आप अपने टाइम पे जाके तो अपना इंटरव्यू दें, उसके बाद अपना वीज़ा ले सकें। एक अच्छी बात यह है यूएस B1 B2 वीज़ा में कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, लाइक आपके पास यूके का वीज़ा है और आप यूके ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से स्लॉट जल्दी मिल जाएगी इंटरव्यू को, तो आप वहाँ से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको वहाँ पे इंटरव्यू जो है वो देने की इजाज़त है। तो दिस इज गुड थिंग अबाउट कि या आपको किसी और कंट्री से लगता है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है, तो आपके पास उस मुल्क का वैलिड वीज़ा है, तो आप वहाँ पे जाके उसको ना सिर्फ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं बल्कि अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और अपना वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। समय उसके बाद आता है कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसके बाद द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, दैट इज इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू पे आपका वीज़ा बेस कर रहा होता है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो हम ये समझते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो यू मस्ट बी ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू। आपको बिल्कुल ट्रूथफुलनेस से काम लेना चाहिए, आपको फेयर आंसर देने चाहिए, आपको जो DS 160 फॉर्म आपने कंप्लीट किया आपके इंटरव्यू से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, और आपको अपनी जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो वो आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए, और आपका जो है वो आप फोकस्ड हो अपने इंटरव्यू पे। तो ये कुछ चीज़ों पे आप जो अगर अमल करें तो उस पर चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू कामयाब हो जाए। और उसके बाद आती है बारी के डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी होते हैं जो है वो इस प्रोसेस में। तो समय इसमें कुछ तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पासपोर्ट है, पिक्चर है, उसके अलावा DS 160 कंफर्मेशन है जो आप फॉर्म फिल करने के बाद आपको मिलती है, तो ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेकेंडरी अहमियत इसमें रखते हैं। तो हम ये समझते हैं कि आपको हर वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो आपके पर्पस को प्रॉपर डिस्क्राइब करे। आप जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आप अगर मेडिकल रीजंस के लिए कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंट विच सपोर्ट्स योर स्टैंस कि कैसे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपके फाइनेंसेस के हवाले से, या हर वो डॉक्यूमेंट जो आपके पर्पस को बैकअप करे उसके मुतालिक आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बट यू शुडंट ऑफर इट योरसेल्फ टू द वीजा ऑफिसर, माइंड इट प्लीज। वीजा ऑफिसर अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे तो आप उनको जरूर दें, बट यू आर नॉट गोइंग टू ऑफर देम एनी डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, दैट पुट्स अ नेगेटिव इंपैक्ट नॉर्मली। सामने या तो वीजा ग्रांट हो जाता है, इंटरव्यू के बाद आपसे आपके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं और आपको वो बता देते हैं कि जी अब आपके पासपोर्ट जो है वो कुछ अर्से बाद वापस मिल जाएंगे। नॉर्मली 10 दिन से लेके 30 दिन के अंदर की ब्रैकेट में आपके पासपोर्ट वीजा लेके वापस मिल जाता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपका केस जो है वो होल्ड पे रख लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम कि 221G एक इनकी क्लॉज है जिसमें आपका केस जो है वो होल्ड पे रख लिया जाता है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल दिया जाता है। ये तब होता है जब वीजा ऑफिसर को लगेगा कि वो कुछ और चीजें भी आपके बारे में जानना चाहता है, कुछ और इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, या बैकएंड पे कोई वेरिफिकेशन वो करना चाहते हैं, तो वो 221G के तहत आपका केस होल्ड पे कर लेते हैं और उसके बाद जो 221G के तहत फिर आपको वो जवाब देते हैं। वो एक उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, वो 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा टाइम भी हो सकता है, अनलिमिटेड टाइम भी हो सकता है। तो कुछ केसेस में 221G के तहत आपका केस होल्ड होता है, उसके बाद उसका डिसीजन आता है। उसके बाद कुछ केसेस ऐसे होते हैं समीन जो रिफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें वीजा ऑफिसर को मुतमईन नहीं होता आपके इंटरव्यू से और आपके DS 160 फॉर्म की इन्फॉर्मेशन से, तो आपको इंटरव्यू में के बाद वो रिफ्यूज कर देता है। कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा जो नॉर्मली हम समझते हैं कि इंटरव्यू में रिफ्यूजल का बायस बन सकते हैं। उसमें जो हम समझते हैं कि वीजा ऑफिसर नंबर 1 वो आपके दिए गए आंसर्स पे और इंटरव्यू में दिए गई बातों पे आप पर वो ट्रस्ट नहीं कर रहा। जब वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा वो आपको वीजा नहीं देगा, या उसको अगर लगे कि कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत दी है या आपने इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी बात की है जो कि ऑनेस्टी की बेस पे नहीं दी और सच नहीं बोला, तो उस पर वो आपको रिफ्यूज कर सकता है। एक ऐसी सूरत भी हो सकती है सामने जिसमें आपने बिल्कुल सच बोला, हर चीज सही बताई, लेकिन फिर भी वीजा रिफ्यूज हो गया। उस केस में ये है कि द लेवल ऑफ द टाइज जिसका एक स्टैंडर्ड है वीजा ऑफिसर का कि इस लेवल पे इसके टाइज होने चाहिए एप्लीकेंट के, वो आप उसको पूरा नहीं कर पाए, उस मेयार पे आप पूरा नहीं उतर पाए जितने लेवल के वो टाइज देखना चाहता है। वो टाइज आपकी इनकम की बेस पे हो सकते हैं, आपके पर्पस की बेस पे हो सकते हैं, आपकी फैमिली या एनी अदर रीजन, आपके कोई बैक हिस्ट्री है ऐसी रिफ्यूजल्स की, उसकी बेस पे हो सकते हैं। तो ऐसी कोई बात जिसपे वो आपके टाइज को जो है वो प्रॉपर कंसिडर नहीं कर रहा, तो इस बेस पे भी आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज हो सकता है। बात में ऐसा होता है कि आपका पहले वीजा रिफ्यूज हुआ है और आप दोबारा एक नई एप्लीकेशन में गए हैं, लेकिन आपने पहले वाली गलती फिर दोहरा दी,
उस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। बाज़ दफ़ा आपके सिर्कमस्टांसेस जो है वो वैसे की वैसे ही थे और आपने अप्लाई कर दिया, जो कि वीज़ा फिर समझता था कि ये चेंज होने चाहिए, तो आपने जल्दी अप्लाई कर दिया, ये भी वजह हो सकती है आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल की। सामीन, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल तो हमारे पास री अप्लाई का ऑप्शन हर वक्त मौजूद होता है। हर वो केस जिसमें हमें लगे या जिसमें हमें समझ आ जाए कि इस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आप उसमें री एप्लीकेशन में जाके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है जिसमें आपके सिर्कमस्टांसेस जो हैं उसको वीक लगे हैं, तो देन यू शुड वेट अंटिल योर सिर्कमस्टांसेस चेंज। जब आपके सिर्कमस्टांसेस अच्छे और बेहतर हो जाएंगे तो देन यू शुड अप्लाई द नेक्स्ट एप्लीकेशन, ताकि आपका जो है वो मतलब टाइम बच सके और सेकंड रिफ्यूज़ल आपको ना आए। समीन, कुछ केसेस में इंटरव्यू नहीं भी होता, इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम, उसमें ये है कि अगर आपकी एज 40 ईयर से कम है तो यू डोंट नीड टू गो फॉर द इंटरव्यू। अगर आप 80 ईयर से अबव हैं तो देन यू आर आल्सो एग्जेम्प्ट फॉर द इंटरव्यू। इसके अलावा जब आप रिन्यूअल केसेस में जाते हैं, दोबारा अप्लाई करते हैं, तो अगर आप 48 मंथ्स के अंदर अंदर अप्लाई कर रहे हैं यूएस के वीज़ा, तो आपको नॉर्मली इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर एग्जेम्पशन आपको मिल जाती है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एग्जामिनेशन के बाद जो है उनको अगर फर्दर फिर भी जरूरत हो आपसे इंटरव्यू की, तो बाद में भी इंटरव्यू वो कर लेते हैं, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सामीन, यूएस का वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो एक द गुड थिंग अबाउट यूएस वीज़ा कि वहाँ पे आप अपना स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं, ये लीगली परमिटेड है। अगर बाकी सारे हालात बदस्तूर वैसे ही रहे और आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, लाइक अगर आप वहाँ गए विजिट वीज़ा पे, आपकी शादी किसी यूएस सिटीजन से हो गई, तो देन यू आर लीगली परमिटेड कि आप चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं जो है यूएससीआईएस को, कि वो आपका स्टेटस चेंज कर दें। सामीन, आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि B1 B2 वीज़ा है जो यूएस के लिए अप्लाई होता है, उसके लिए आपको हम जो है वो कुछ गाइड करें। और अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी, जो कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी हम देते हैं और जो इन पर्सन भी देते हैं। तो अगर आपको कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।